हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके। आइए चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। टू द पॉइंट, क्विक, फास्ट। ये सवाल आगामी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, एनडीए नेट जेआरए पॉलिटिकल साइंस और अन्य पॉलिटिकल साइंस से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से यह अति उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। यह रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में मैंने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, असेंबली बम मुकदमा राजगुरु पर चलाया गया। ऑप्शन बी, काकेरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाहौरी पर चलाया गया। ऑप्शन सी है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा एच डांगे पर चलाया गया। और ऑप्शन डी है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जवाहरलाल नेहरू पर चलाया गया। यानी इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सत्य नहीं है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन डी राइट होगा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है जो जवाहरलाल नेहरू पर नहीं चलाया गया था। ऑप्शन डी राइट है। जबकि ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सत्य है और ऑप्शन डी असत्य है। असेंबली बम मुकदमा है जो राजगुरु पर चलाया गया था, बिल्कुल सत्य है। काकेरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाहौरी पर चलाया गया था, यह भी सत्य है। और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा एच ए डांगे पर चलाया गया था, यह भी सत्य है। जबकि ऑप्शन डी असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी। यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये आ रहे आपके समक्ष। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट होगा। 21 अक्टूबर 1943 का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह विचार कि राज्य अपने आप में एक साध्य है किसने व्यक्त किया था। यानी राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था। ऑप्शन ए, समाजवादियों ने। ऑप्शन बी, मार्क्सवादियों ने। ऑप्शन सी, फेबियनवादियों ने। ऑप्शन डी, यूनानी चिंतकों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था, किस विचारधारा के लोगों ने व्यक्त किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। समाजवादियों ने कहा था कि राज्य अपने आप में साध्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें हम कुल 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसने कहा था। कि भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन ए, मॉरिस जॉन्स ने। ऑप्शन बी, ऑस्टिन ने। ऑप्शन सी, जेनिंग्स ने। ऑप्शन डी, बीनर ने। ऑप्शन सी राइट होगा। जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा। ऑप्शन ए, डी बसु ने। ऑप्शन बी, एम वी फाइली ने। ऑप्शन सी, आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन डी, के सी वहीर ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक की संज्ञा किसने प्रदान की, कहा कि यह तो अर्ध संघात्मक है। ऑप्शन डी राइट होगा। के सी वहीर ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीआर दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था। यानी सीआर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास और इनका संबंध किस राजनीतिक दल या किस पार्टी से था। स्वराज पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। ऑप्शन ए राइट होगा। स्वराज पार्टी से ये संबंधित है और भारतीय जनसंघ से संबंधित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा जेस मिल की पुस्तक का शीर्षक है? जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का शीर्षक क्या है? फॉर लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, एसेज ऑन लिबर्टी, थ्योरी ऑफ लिबर्टी। क्या होगा राइट आंसर? हमने जहां तक हो यहां बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संकलन किया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी करिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, एसेज ऑन लिबर्टी है जो जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का शीर्षक है, एसेज ऑन लिबर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा सत्य नहीं, उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, बिल्कुल सत्य है ये तो। एक दबाव समूह राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है, यह भी सत्य है। एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं, बिल्कुल यह भी सत्य है कि एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं होती। शक्ति तो राजनीतिक दलों के पास होती है। और ऑप्शन डी है एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता, बिल्कुल असत्य है। एक दबाव समूह एक हित समूह होता है। यदि ऐसा कथन होता तो ये सभी सत्य होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा, एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता है, यह असत्य है। सत्य इसकी जगह यह होता कि एक दबाव समूह एक हित समूह होता है। एबीसी बिल्कुल सत्य है और ऑप्शन डी असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यानी राजनीतिक चेतना है जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ए बी सी डी ये ऑप्शन आपके समक्ष। कौन सा सिद्धांत यह बात को मानता है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। यानी राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह एक विकासवादी सिद्धांत है, यह मानता है। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है, ऑप्शन ए ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया, ऑप्शन बी शक्ति द्वारा निर्मित किया गया, ऑप्शन सी शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया था और समझौते के द्वारा निर्मित हुआ था। यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य ऑप्शन सी राइट होगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति है जो शोषण की एक संस्था के रूप में हुई थी। राज्य शोषण की एक संस्था है, यह संज्ञा राज्य को दी है कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा कि राज्य है जो शोषण की संस्था के रूप में अस्तित्व में आया है, जो बुजुर्गा वर्ग, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के मध्य एक खाई पैदा करता है। यह बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। समझौते के द्वारा निर्मित हुआ है, यह कार्ल मार्क्स नहीं कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के बिना राज्य नष्ट हो जाएगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन उत्पन्न होगा, यह कथन किसने कहा था? जेलेनिक का है, ब्राइस का है, स्ट्रॉन्ग का है, डायसी का है? यह महत्वपूर्ण कथन है जेलेनिक का। विद्वान जेलेनिक कहते हैं कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह महत्वपूर्ण कथन जेलेनिक का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, हम एक संविधान के अधीन हैं परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? यानी हम एक संविधान के अधीन हैं परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा। ऑप्शन ए राइट होगा, यह कथन अमेरिका के अलावा भारत पर लागू होता है क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों जगह है न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत प्रतिपादित है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था लागू है और संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है जो न्यायपालिका के पास में है। यह बात है जो
यूएसए और भारत पर लागू होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं क्या है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए बहुदलीय व्यवस्था का होना। ऑप्शन बी कहता है कि एक प्रभाव दल व्यवस्था का होना, यानी एक दल का होना। ऑप्शन सी कह रहा है द्विदलीय व्यवस्था का होना। ऑप्शन डी कह रहा है एक दलीय व्यवस्था का होना। यानी ऑप्शन आपके समक्ष ए है बहुदलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन बी है एक प्रभाव दल व्यवस्था का होना, ऑप्शन सी है द्विदलीय व्यवस्था का होना और ऑप्शन डी है एक दलीय व्यवस्था का होना। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए। इन चार ऑप्शनों में से हमें उस ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट होगा। संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था के लिए, इसकी सफलता के लिए बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण देखें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और यह बहुदलीय व्यवस्था भी है। बहुत सारे राजनीतिक दल कार्यरत है भारत में। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था का एक और उदाहरण मूर्त रूप देखें तो वो है ब्रिटेन में केवल 2 ही दल है, वहां द्विदलीय व्यवस्था है। जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, और यह बहुदलीय व्यवस्था ही एक संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौदह नंबर क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में से किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। हो सकता है यह क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिखाई दे, आप इसे ध्यान से सुनेगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है या माना जाता है। ऑप्शन ए व्यवस्थापिका को, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को और ऑप्शन डी प्रेस को। ऑप्शन सी राइट होगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का। संघीय व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है संघीय व्यवस्था में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ कब, किस शताब्दी में। ऑप्शन ए बी सी डी आपके समक्ष रहे, यानी उदारवाद का दर्शन कब विकसित हुआ था। ऑप्शन डी राइट होगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में उदारवाद दर्शन विकसित हुआ था और इसको विकसित करने में ग्रोशियस और जॉन लॉक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्हीं के विचारों से यह विकसित हुआ था उदारवाद का दर्शन 16वीं और शताब्दी में, जॉन लॉक के विचारों से और ग्रोशियस के विचारों से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विदेशी स्रोत ग्रहण किए गए हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसका हमें चयन करना है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत लिया गया है, यह भी सत्य है। और अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत के साथ साथ मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, यह भी सत्य है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यह बिल्कुल असत्य है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को नहीं लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ग्रहण की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का ग्रहण किया गया है, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, इसलिए ऑप्शन डी है जो असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायतों के पंचों द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन से, जिलाध्यक्ष के द्वारा मनोनयन से। यानी पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन ए राइट होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। वेरी मस्ट क्वेश्चन है। ठक्कर आयोग, साहा आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग। ऑप्शन डी राइट होगा, सरकारी आयोग।
सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था और सरकारी आयोग 1983 में नियुक्त किया गया था और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका गठन 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठक्कर आयोग का संबंध किससे है, शाह आयोग का संबंध किससे है और मंडल आयोग का संबंध किससे है। इस 18 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए बी सी का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा। ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, शाह आयोग किससे संबंधित है और मंडल आयोग किससे संबंधित है। और सरकारी आयोग है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करता है, इससे संबंधित है और इसका गठन 1983 में सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी विधेयक श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर। 19 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट होगा। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। ध्यान रखिएगा, दल बदल विरोधी विधेयक जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारत में एक दल बदल विरोधी कानून बनाया गया जो दल बदल के आधार पर, दल बदल की अयोग्यता के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाता है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। और यह विधेयक है जो श्री राजीव गांधी के शासनकाल में पास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीस नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संघ व्यवस्था में किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी अमेरिकी संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। कैसे। ऑप्शन ए कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन बी सीनेट के द्वारा, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी अमेरिकी संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का यदि निर्माण करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा उस नए राज्य का गठन किया जाएगा। संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा किसी नए राज्य का गठन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका का अर्थ है अपने उत्तरों को निम्नलिखित कूट से चुने। जनहित याचिका का अर्थ क्या है। सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना, अभिभाज्य समूह को प्रतिनिधित्व करना, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। यानी इन 4 कूटों का चयन करते हुए इनमें से सत्य कूट है उनका हमें चयन करना है। जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित की याचिका, बिल्कुल सत्य है। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, जबकि 3 है जो यह असत्य है। अभिभाज्य समूह को प्रतिनिधित्व देती है, बिल्कुल नहीं। जनहित याचिका अभिभाज्य समूह को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। यानी 1, 2 और 4 है ये सत्य होंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। 1, 2 और 4, तीसरा इसमें शामिल नहीं होगा। तीसरा इसमें शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर 22 नंबर है, संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक है क्योंकि। यानी संसदीय लोकतंत्र में समितियां अति आवश्यक क्यों हैं, किस लिए आवश्यक है। अपने उत्तर को निम्नलिखित कूट से चुनिए। वे विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती है, बिल्कुल सत्य है। संसदीय समितियां हैं जो विधायी क्रियान्वयन को सहज और प्रभावी और द्रुत बनाती है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है वे विशेषज्ञता प्रदान करती है, भी सत्य है। संसदीय समितियां बिल्कुल विशेषज्ञता प्रदान करती है। और वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है, यह भी सत्य है। वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं हैं, यह बिल्कुल असत्य है। संसदीय समितियां, संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियां हैं जो
अन्वेषणात्मक संस्थाएं होती है, बिल्कुल। यानी चौथा कथन है जो असत्य है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा सत्य होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, चौथा असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन ए, कल्याणकारी लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, बिल्कुल है। एक रूप सिविल संहिता को प्राप्त करना, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, यह भी है। और युवकों को रोजगार देना, यह बिल्कुल नहीं है। यह एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, युवकों को रोजगार देना। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, यह आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। आर्टिकल 51 इसकी बात करता है। और एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, यह आर्टिकल 44 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में ही केवल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, गृह मंत्री। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। और यह न्यायाधीश है जो संबंधित न्यायालय के संबंधित किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करके इनकी नियुक्ति करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से। ऑप्शन डी राइट होगा। और इनकी यह नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत है जो वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहेगा। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्विचार के अधिकार से वंचित हो जाएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहेगा। यानी शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहेगा, जबकि बी सी डी असत्य है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं बनी रहेगी। यदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्विचार के अधिकार से वंचित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। यदि भारत अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाता है तो यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर बना रहेगा यदि भारत संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर। भारतीय संसद के उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है। भारत का उपराष्ट्रपति करता है। और भारत का उस सदन है, भारतीय संसद का उस सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, सार्वभौम, लोकतांत्रिक। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट होगा। उदारवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है कहते हैं। यानी उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है उसे हम क्या कहते हैं? समष्टिवादी कहते हैं, गिल्ड समाजवादी कहते हैं, संघवादी कहते हैं और फेबिनवादी कहते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा। गिल्ड समाजवादी उसे कहते हैं जो समाजवादी विचार वर्ग के अंतर्गत उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है, उसे गिल्ड समाजवादी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन है, आमेर द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी आमेर द्वारा किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले 2-3 वीडियो सीरीज में चर्चा कर चुका हूं। दबाव समूह पर ऑलरेडी से वीडियो बना हुआ है उसमें। यानी आमेर महोदय द्वारा जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया उनमें कौन सा शामिल नहीं है? संस्थापक दबाव समूह, असंस्थापक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असंस्थात्मक दबाव समूह की बात आमेर द्वारा नहीं की गई है, जबकि संस्थापक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह, कुल 4 समुदायों के बारे में इन्होंने बताया था, दबाव समूह के बारे में इन्होंने बताया था, जिनमें असंस्थात्मक दबाव समूह शामिल नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने राजनीति विज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में उन्हें बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष जल्द ही आने वाला है। आप हमसे लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छा और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके। आइए चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। टू द पॉइंट, क्विक, फास्ट। ये सवाल आगामी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, एनडीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस और अन्य पॉलिटिकल साइंस से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से यह अति उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। यह रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में मैंने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी निम्न जोड़ों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, असेंबली बम मुकदमा राजगुरु पर चलाया गया। ऑप्शन बी, काकेरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाहौड़ी पर चलाया गया। ऑप्शन सी है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा एच डांगे पर चलाया गया और ऑप्शन डी है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जवाहरलाल नेहरू पर चलाया गया। यानी इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सत्य नहीं है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन डी राइट होगा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है जो जवाहरलाल नेहरू पर नहीं चलाया गया था, ऑप्शन डी राइट है। जबकि ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सत्य है और ऑप्शन डी असत्य है। असेंबली बम मुकदमा है जो राजगुरु पर चलाया गया था, बिल्कुल सत्य है। काकेरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाहौड़ी पर चलाया गया था, यह भी सत्य है। और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा एच डांगे पर चलाया गया था, यह भी सत्य है, जबकि ऑप्शन डी असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये आ रहे आपके समक्ष। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी राइट होगा। 21 अक्टूबर 1943 का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह विचार कि राज्य अपने आप में एक साध्य है किसने व्यक्त किया था?
यानी राज्य अपने आप में एक साध्य हैं, यह विचार किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए समाजवादियों ने, ऑप्शन बी मार्क्सवादियों ने, ऑप्शन सी फेबियनवादियों ने, ऑप्शन डी यूनानी चिंतकों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? किस विचारधारा के लोगों ने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए राइट होगा, समाजवादियों ने कहा था कि राज्य अपने आप में साध्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें हम कुल 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था? कि भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा कि यह वकीलों का स्वर्ग है? ऑप्शन ए मॉरिस जॉन्स ने, ऑप्शन बी ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी जेनिंग्स ने, ऑप्शन डी बीनर ने। ऑप्शन सी राइट होगा, जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? ऑप्शन ए डी बसु ने, ऑप्शन बी एम.वी. फाइली ने, ऑप्शन सी आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन डी के.सी. वहीर ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक की संज्ञा किसने प्रदान की? कहा कि यह तो अर्धसंघात्मक है। ऑप्शन डी राइट होगा, के.सी. वहीर ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी.आर. दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? यानी सी.आर. दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और इनका संबंध किस राजनीतिक दल या किस पार्टी से था? स्वराज पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। ऑप्शन ए राइट होगा, स्वराज पार्टी से ये संबंधित है, और भारतीय जनसंघ से संबंधित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेम्स मिल की पुस्तक का शीर्षक है? जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का शीर्षक क्या है? फॉर लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, एसेज ऑन लिबर्टी, थ्योरी ऑफ लिबर्टी। क्या होगा राइट आंसर? हमने जहां तक हो यहां बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संकलन किया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी करिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, एसेज ऑन लिबर्टी है जो जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का शीर्षक है, एसेज ऑन लिबर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा सत्य नहीं, उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, बिल्कुल सत्य है ये तो। एक दबाव समूह राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है, यह भी सत्य है। एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं, बिल्कुल यह भी सत्य है कि एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं होती। शक्ति तो राजनीतिक दलों के पास होती है। और ऑप्शन डी है एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता, बिल्कुल असत्य है। एक दबाव समूह एक हित समूह होता है, यदि ऐसा कथन होता तो ये सभी सत्य होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा, एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता है, यह असत्य है। सत्य इसकी जगह यह होता कि एक दबाव समूह एक हित समूह होता है। एबीसी बिल्कुल सत्य है और ऑप्शन डी असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यानी राजनीतिक चेतना है जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ए बी सी डी ये ऑप्शन आपके समक्ष। कौन सा सिद्धांत यह बात को मानता है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। यानी राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह एक विकासवादी सिद्धांत है, यह मानता है। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है, ऑप्शन ए ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया, ऑप्शन बी शक्ति द्वारा निर्मित किया गया, ऑप्शन सी शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया था और समझौते के द्वारा निर्मित हुआ था। यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है?
कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, ऑप्शन सी राइट होगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति है जो शोषण की एक संस्था के रूप में हुई थी। राज्य शोषण की एक संस्था है, यह संज्ञा राज्य को दी है कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा कि राज्य है जो शोषण की संस्था के रूप में अस्तित्व में आया है, जो बुजुर्गा वर्ग, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के मध्य एक खाई पैदा करता है। यह बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। समझौते के द्वारा निर्मित हुआ है, यह कार्ल मार्क्स नहीं कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के बिना राज्य नष्ट हो जाएगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन उत्पन्न होगा। यह कथन किसने कहा था? जेलेनिक का है, ब्राइस का है, स्ट्रॉन्ग का है, डायसी का है? यह महत्वपूर्ण कथन है जेलेनिक का। विद्वान जेलेनिक कहते हैं कि संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह महत्वपूर्ण कथन जेलेनिक का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, हम एक संविधान के अधीन हैं परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? यानी हम एक संविधान के अधीन हैं परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। यह कथन अमेरिका के अलावा भारत पर लागू होता है क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों जगह है न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत प्रतिपादित है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था लागू है और संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है जो न्यायपालिका के पास में है। यह बात है जो यूएसए और भारत पर लागू होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं क्या है? यानी संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए बहुदलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन बी कहता है कि एक प्रभाव दल व्यवस्था का होना यानी एक दल का होना, ऑप्शन सी कह रहा है द्विदलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन डी कह रहा है एक दलीय व्यवस्था का होना। यानी ऑप्शन आपके समक्ष ए है बहुदलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन बी है एक प्रभाव दल व्यवस्था का होना, ऑप्शन सी है द्विदलीय व्यवस्था का होना और ऑप्शन डी है एक दलीय व्यवस्था का होना। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं क्या होनी चाहिए? इन 4 ऑप्शनों में से हमें उस ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट होगा। संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था के लिए, इसकी सफलता के लिए बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण देखें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और यह बहुदलीय व्यवस्था भी है। बहुत सारे राजनीतिक दल कार्यरत है भारत में। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था का एक और उदाहरण मूर्त रूप देखें तो वो है ब्रिटेन में केवल 2 ही दल है, वहां द्विदलीय व्यवस्था है। जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, और यह बहुदलीय व्यवस्था ही एक संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौदह नंबर क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में से किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? हो सकता है यह क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिखाई दे, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है या माना जाता है? ऑप्शन ए व्यवस्थापिका को, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को और ऑप्शन डी प्रेस को। ऑप्शन सी राइट होगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का। संघीय व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है संघीय व्यवस्था में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ कब, किस शताब्दी में? ऑप्शन ए बी सी डी आपके समक्ष रही। यानी उदारवाद का दर्शन कब विकसित हुआ था?
ऑप्शन डी राइट होगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में उदारवाद दर्शन विकसित हुआ था और इसको विकसित करने में ग्रोशियस और जॉन लॉक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्हीं के विचारों से यह विकसित हुआ था उदारवाद का दर्शन 16वीं और शताब्दी में जॉन लॉक के विचारों से और ग्रोशियस के विचारों से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विदेशी स्रोत ग्रहण किए गए हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसका हमें चयन करना है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल सत्य है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत लिया गया है, यह भी सत्य है। और अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के साथ साथ मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन सी है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, यह भी सत्य है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यह बिल्कुल असत्य है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को नहीं लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ग्रहण की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का ग्रहण किया गया है, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, इसलिए ऑप्शन डी है जो असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायतों के पंचों द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन से, जिलाधीश के द्वारा मनोनयन से। यानी पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ऑप्शन ए राइट होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था, वेरी मस्ट क्वेश्चन है। ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग। ऑप्शन डी राइट होगा, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था और सरकारी आयोग 1983 में नियुक्त किया गया था और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका गठन 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठक्कर आयोग का संबंध किससे है, शाह आयोग का संबंध किससे और मंडल आयोग का संबंध किससे है। इस 18 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए बी सी का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा। ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, शाह आयोग किससे संबंधित है और मंडल आयोग किससे संबंधित है। और सरकारी आयोग है, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करता है, इससे संबंधित है और इसका गठन 1983 में सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी विधेयक श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर। 19 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट होगा। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, ध्यान रखिएगा। दल बदल विरोधी विधेयक जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारत में एक दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, जो दल बदल के आधार पर, दल बदल की अयोग्यता के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाता है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यह विधेयक है जो श्री राजीव गांधी के शासनकाल में पास हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी संघ व्यवस्था में किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी अमेरिकी संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, कैसे। ऑप्शन ए, कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन बी, सीनेट के द्वारा। ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी अमेरिकी संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का यदि निर्माण करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा उस नए राज्य का गठन किया जाएगा। संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा किसी नए राज्य का गठन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका का अर्थ है अपने उत्तरों को निम्नलिखित कूट से चुने। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना, अभिभाज्य समूह को प्रतिनिधित्व करना, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। यानी इन 4 कूटों का चयन करते हुए इनमें से सत्य कूट है उनका हमें चयन करना है। जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित की याचिका, बिल्कुल सत्य है। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, जबकि 3 है जो ये असत्य है। अभिभाज्य समूह को प्रतिनिधित्व देती है, बिल्कुल नहीं। जनहित याचिका अभिभाज्य समूह को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। यानी 1, 2 और 4 है ये सत्य होंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। 1, 2 और 4, तीसरा इसमें शामिल नहीं होगा। तीसरा इसमें शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर 22 नंबर है, संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक है क्योंकि। यानी संसदीय लोकतंत्र में समितियां अति आवश्यक क्यों हैं, किस लिए आवश्यक है? अपने उत्तर को निम्नलिखित कूट से चुनिए। वे विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती है, बिल्कुल सत्य है। संसदीय समितियां हैं जो विधायी क्रियान्वयन को सहज और प्रभावी और द्रुत बनाती है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है वे विशेषज्ञता प्रदान करती है, भी सत्य है। संसदीय समितियां बिल्कुल विशेषज्ञता प्रदान करती है। और वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है, यह भी सत्य है। वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं हैं, यह बिल्कुल असत्य है। संसदीय समितियां, संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियां हैं जो अन्वेषणात्मक संस्थाएं होती है, बिल्कुल। यानी चौथा कथन है जो असत्य है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा सत्य होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, चौथा असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन ए कल्याणकारी लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, बिल्कुल है। एक रूप सिविल संहिता को प्राप्त करना, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, यह भी है। और युवकों को रोजगार देना, यह बिल्कुल नहीं है। यह एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, युवकों को रोजगार देना। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, यह आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। आर्टिकल 51 इसकी बात करता है। और एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, यह आर्टिकल 44 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट में ही केवल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। और यह न्यायाधीश है जो संबंधित न्यायालय के, संबंधित किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करके इनकी नियुक्ति करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से। ऑप्शन डी राइट होगा। और इनकी यह नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत है जो वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्बल के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहेगा, यानी शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहेगा, जबकि बी सी डी असत्य है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं बनी रहेगी यदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाते हैं तो। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्बल के अधिकार से वंचित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी यदि भारत अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाता है तो। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यभार स्थिर बनाए रहेगा यदि भारत संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर। भारतीय संसद के उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है। भारत का उपराष्ट्रपति करता है, और भारत का उस सदन है, भारतीय संसद का उस सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, सार्वभौम, लोकतांत्रिक। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट होगा। उदारवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है कहते हैं। यानी उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है उसे हम क्या कहते हैं। समष्टिवादी कहते हैं, गिल्ड समाजवादी कहते हैं, संघवादी कहते हैं, और फेबिनवादी कहते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट होगा। गिल्ड समाजवादी उसे कहते हैं जो समाजवादी विचार वर्ग के अंतर्गत उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है, उसे गिल्ड समाजवादी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, आमेड द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यानी आमेड द्वारा किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले 2-3 वीडियो सीरीज में चर्चा कर चुका हूं। दबाव समूह पर ऑलरेडी से वीडियो बना हुआ है उसमें। यानी आमेड महोदय द्वारा जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया उनमें कौन सा शामिल नहीं है। संस्थापक दबाव समूह, असंस्थापक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असंस्थात्मक दबाव समूह की बात आमेड द्वारा नहीं की गई है, जबकि संस्थापक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह कुल 4 समुदायों के बारे में इन्होंने बताया था। दबाव समूह के बारे में इन्होंने बताया था जिनमें असंस्थात्मक दबाव समूह शामिल नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने राजनीति विज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में उन्हें बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष जल्दी आने वाला है। आप हमसे लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छा और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।